हेलो 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 हेलो। क्या आवाज़ आ रही है आप सभी को? हेलो हेलो, नमस्कार 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 भाई लोग। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो भाई लोग, जैसे कि हम लोग अपने इस चैप्टर में सेल यूनिट ऑफ लाइफ का पहला लेक्चर कल हम लोगों ने लिया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें कवर की थी सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसमें सेल की डिस्कवरी को देखा था और उसके बाद हम लोगों ने सेल थ्योरी को भी देखा था। फिर उसके अंदर थोड़ा एन ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर भी सारी चीज़ें जो थी उसको हमने कवर कर लिया था। तो हमने कुछ प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंसेस वगैरह पढ़ा था और उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में कि टाइप्स ऑफ सेल मतलब सेल कितने प्रकार का होता है और उसी के बारे में टोटल चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे भैया कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। दो टाइप के जो सेल होते हैं आपके, उन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक हो जाता है टाइप्स ऑफ सेल। तो सेल जो होते हैं भैया वो दो प्रकार के होते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे कि सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या हो जाता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा आपका हो जाता है यूकैरियोटिक सेल। तो इसी के बारे में हम पूरा कंप्लीट आज पढ़ने वाले हैं। आज लगभग कोशिश करेंगे हम कि दोनों को कवर कर लें, लेकिन हो सकता है केवल हम इस लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल को कवर कर पाएं। तो बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे इसके बारे में कुछ डिफरेंसेस लिख देता हूं, ताकि आपको पूरा आगे जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब मैं जाके पढ़ाऊं तो आप थोड़ा सा दोनों को रिलेट कर पाएं एक दूसरे से। इसलिए मैं इसमें कुछ डिफरेंसेस को भी लिखूंगा। तो पहले हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में कुछ डिफरेंस होता है उसको देख लेंगे, उसके बाद हम एक एक सेल को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भैया प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, ये एक पुराने टाइप का सेल होता है भैया। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है लोग एडवांस होते जाते हैं। पहले 2G चलता था, फिर 3G सिम चलता था, फिर 4G सिम आया, फिर देखो 5G सिम आया, हो सकता है आने वाले समय में 6G सिम भी आ जाएगा। तो उसी तरह से जो सेल भी था, तो जब जो पुराना सेल था, सबसे पुराना सेल था वो प्रोकैरियोटिक सेल था। धीरे 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 जैसे इवोल्यूशन होते गया, सेल में चेंजिंग आती गई, धीरे धीरे सेल भी एडवांस होता गया और जो प्रेजेंट टाइम में हमारे अंदर सेल पाया जाता है वो यूकैरियोटिक सेल होता है। तो दो टाइप के सेल आज हम पढ़ने वाले हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। भैया यहाँ पे मैं बैटरी वाले सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही इस घड़ी वाले सेल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपने कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में जो हम कुछ डिफरेंस देख लेंगे, उसके बाद फिर सीधे हम चले जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल पे और उसके अंदर की चीजों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो कल हमने आपको बताया था कुछ चीजें, जब सेल का इंट्रोडक्शन दिया था तो सेल के अंदर क्या पाया जा रहा था भैया, सेल के अंदर पाया जा रहा था भाई न्यूक्लियस। सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस के बारे में बताया था कुछ आपको। तो न्यूक्लियस जो होता है भैया क्या होता है, ये एक डिफरेंस दोनों में होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल आपका होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। वेल डिफाइंड मतलब पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि वो पूरी तरह से मतलब जो पुराना सेल है भाई, एडवांसमेंट उसमें नहीं है, तो वो एक तरह से मतलब नंगा पुंगा पाया जा रहा था। उसके जैसे पहले के आदि मानव होते थे, नंगे घूमते थे, फिर केले का पत्ता लपेटने लगे, फिर कपड़ा पहन के चलने लगे। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ लोग एडवांस होते गए, उसी तरह से जो हमारा पुराना न्यूक्लियस पाया जाता था वो क्या था, मतलब उसके बाहर कोई आउटर कवरिंग नहीं पाई जा रही थी, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा था और डीएनए के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह होता था वो खुलेआम ऐसे पड़ा होता था। वो किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड मतलब किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता था, वो घिरा हुआ नहीं होता था। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता था भैया
वो पूरी तरह से, इसीलिए इसमें न्यूक्लियस को अब्सेंट माना जाता था। ठीक, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस को अब्सेंट माना जाता था। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता था वो नेक्ड जेनेटिक मटेरियल, मतलब नंगा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता था। जीएम शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा नाम नेक्ड जेनेटिक मटेरियल लिख लेंगे। और इसमें जो होता था भैया, इसमें जो होता था न्यूक्लियस जो था वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो जब एडवांसमेंट हुआ, जब इवोल्यूशन हुआ, तो इसके अंदर क्या देखने को मिला कि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट था, जिसके बाहर जो था कवरिंग भी पाई जा रही थी। इसमें इनका जेनेटिक मटेरियल, मतलब ऐसे मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियो प्लाज्म हो गया, ये इसका मान लीजिए डीएनए हो गया, ये ऐसे पड़ा था। लेकिन इसमें क्या था भैया, इसमें जो था ये न्यूक्लियस इनका जो था वो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा था, मतलब ऐसे कहीं नंगा पुंगा इनका जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जा रहा था। ये किसी मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता था। तो इसमें पूरी तरह से डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता था। तो उसी तरह से अगर अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो एक डिफरेंस इनके न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, जो आपको ये मैंने दिखा दिया। दूसरा न्यूक्लियस, अब इसमें दूसरा डिफरेंस हम क्या देखेंगे भाई, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के बारे में कल हमने आपको बताया था कि जो कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं किसी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं, उसे हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है इसे खुला पाया जा रहा है, इसका न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका जेनेटिक मटेरियल नंगा पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसके ये किसी एक मेम्ब्रेन से घिर गया, तो ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात अगर हम कर लेते हैं, मेम्ब्रेन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो थे भैया, इसमें क्या थे, इसमें अब्सेंट थे। ठीक, क्योंकि पुराना है, जब पहले के लोग होते थे, आप सीधे इवोल्यूशन से रिलेट करिए, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा कि पुराने लोग कपड़ा थोड़ी पहनते थे। पुराने लोग जो थे नंगे घूमते थे, पहले थोड़ी कपड़ा वगैरह बनता था, तो पहले के लोग ऐसे नंगे रहते थे। तो ये जो था यहाँ पे एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो था, मतलब अब्सेंट था, मतलब वो कपड़ा पहनते ही नहीं थे, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अब्सेंट हो गया, कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं थी। लेकिन इसमें जो था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो था भैया, वो प्रेजेंट था। ठीक, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होता है, यूकैरियोटिक में जब एडवांसमेंट आई तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जा रहे थे। आप जब बनाइएगा तो एक कॉलम इसमें ऐसे बना लीजिएगा और फीचर्स यहाँ पे हेडिंग लगा के तब इसको लिखिएगा। ठीक, मैंने वैसे लिख दिया। बात करते हैं आप इसके बारे में, तो ऑर्गेनिजम्स के टाइप की, मतलब किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो ये पाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका ऑर्गेनिजम्स के टाइप में अगर देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मतलब यहां आप एक इसका फीचर लिखेंगे ऑर्गेनिजम्स टाइप, मतलब किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा सेल पाया जा रहा था। तो ऑर्गेनिजम्स के टाइप में देखा जाए भैया, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है यह केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो था वो केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा था। सेलुलर, ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा था। वो भी मेनली ज्यादातर बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता था, जो कि आपका प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है, आगे के चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा। और इसका एक एक्सेप्शन होता है भैया, क्या होता है एक्सेप्शन, माइकोप्लाज्मा। इसका एक एक्सेप्शन माइकोप्लाज्मा होता है, और उसमें जो होता है वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो, मतलब एक्सेप्शन किसका होता है कि उसमें जो था सेल वॉल नहीं पाया जा रहा था। यहाँ पे अगर ऑर्गेनिज्म के टाइप में अगर देखेंगे, जो यूनिसेलुलर था वो बैक्टीरिया होता। अभी जब हम अगला फीचर देखेंगे तो ये एक्सेप्शन वो अगले फीचर में आप लिख लीजिएगा कि जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो होता है इसमें भी प्रोकैरियोटिक में भी पाया जा रहा था, यूकैरियोटिक में भी पाया जा रहा था, दोनों में पाया जा रहा था। लेकिन जो था वो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट था। उसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म टाइप होते हैं, तो ये मेनली ज्यादातर किस में पाया जा रहा था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था भैया, ये ओनली यूनिसेलुलर और ये मल्टी सेलुलर दोनों में पाया जा रहा था। मतलब
यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक, तो यह यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों में पाया जा रहा था। ये केवल किस में पाया जा रहा था? ये ओनली यूनिसेलुलर में पाया जा रहा था। ये याद रखेंगे, ओनली यूनिसेलुलर में पाया जा रहा था। तो ये दो तीन डिफरेंसेस आपको क्लियर होती हैं। बात करते हैं अगर भैया की जो सेलवाल की बात कर लेते हैं अगर, तो सेलवाल जो होता है ये दोनों में पाया जाता है। ये एक फीचर इनका जो होता है सेलवाल, सेलवाल के बारे में भी मैंने कल आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, आज डिटेल थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेलवाल इसमें भी प्रेजेंट था और सेलवाल इसमें भी प्रेजेंट था। तो सेलवाल जो होता है ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या आता है, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है। ठीक, माइकोप्लाज्मा में जो होता है वो सेलवाल जो होता है एब्सेंट होता है। ये चीज आप याद रखेंगे कि माइकोप्लाज्मा में सेलवाल एब्सेंट होता है। ये प्रोकैरियोटिक में सेलवाल का एक एक्सेप्शन मिल जाता है। सेलवाल तो प्रेजेंट होता है लेकिन बैक्टीरिया वगैरह में। वहीं अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक में किसमें पाया जाता है, जैसे हमारे अंदर तो नहीं होता है लेकिन प्लांट्स में पाया जा रहा था। और किसमें पाया जाता है? फंजाई में पाया जाता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें बताई जाएगी कि कहाँ कहाँ पे क्या किस फीचर पे क्लासिफिकेशन किया गया है। एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें हम और देख लेते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप भाई कि राइबोसोम जो होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जब पुराना वाला है तो भैया इसमें थोड़ा सा ओल्ड टाइप का पाया जाएगा राइबोसोम। मतलब इसमें पाया जाता था 70S और इसमें पाया जा रहा था 80S। यस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब राइबोसोम के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो राइबोसोम इसमें 70S पाया जा रहा था। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल आपका जो होता है ये पुराना सेल होता है एक तरह से। तो प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना, जैसे पुराने सॉन्ग आप सुनते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए जैसे 1970, तो 1970 के बाद क्या आया, 1980 आया। तो 1980 नया है, 1970 के लोग जो हैं वो पुराने हैं। अक्सर ज्यादातर माना जाए तो 1970 के लोग बुढ़े माने जाएंगे। तो वहीं पे मतलब 1970 मतलब 70S को उसी तरह से आप मान सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और यूकैरियोटिक में आपका 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये डिफरेंसेस क्या आपको क्लियर हो रही हैं? तो ये सारी 5 डिफरेंसेस जो हमने आपको लिखा है बोर्ड पे, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट अब हम चलते हैं, बात करते हैं अपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक, तो अब बात करेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल की। तो भैया प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने अभी आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये एक प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है, मतलब पुराना सेल होता है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है ये न्यू टाइप का सेल होता है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यू मतलब ट्रू और कैरियोटिक का मतलब कैरियन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जो प्रिमिटिव टाइप का पुराने टाइप का सेल होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो भैया प्रोकैरियोटिक सेल किसके किसके अंदर पाया जाता है, तो इसका भी आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो अब हम चल रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो प्रो मतलब क्या होता है ये भी आप लिख लीजिए। प्रो मतलब प्रिमिटिव जिसको ना पता हो पुराना लिख लीजिए। ठीक, तो ये प्रिमिटिव टाइप का सेल था, मतलब पुराना सेल था एक। और इसमें जो था वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वगैरह नहीं पाया जा रहा था। अब ये किसमें पाया जा रहा था, इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि किसमें पाया जाता है, एनसीईआरटी हमारी लिखती है कि यह माइकोप्लाज्मा के अंदर पाया जाता है।
माइकोप्लाज्मा, और किसके किसके अंदर पाया जाता है, जिसे आप कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और उसके बाद किसमें, जिसे साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम क्या होता है भैया, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA शॉर्टकट में कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, और एक होता है पीपीएलओ। क्या होता है भैया, पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, पीपीएलओ क्या होता है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये किसमें किसमें पाया जा रहा था, ये आप याद रखेंगे, एक माइकोप्लाज्मा में, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में, पीपीएलओ में, बैक्टीरिया के अंदर, मतलब साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब पूरा बैक्टीरिया का ग्रुप ही आ जाता है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ये इसका हो गया एक प्रॉपर्टी, मतलब ये किसमें किसमें प्रेजेंट होता है, ये इसके एग्जांपल हो गए। अब आगे हम बात करते हैं तो भैया ये जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है जनरली स्मॉलर होता है, जनरली स्मॉलर होता है, मतलब छोटा होता है। किसकी कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन में जो होता है ये छोटा होता है। और ये जो होता है, जो डिवीजन करता है, ये मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई जो यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लिखा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है आपका प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है, किसमें किसमें पाया जाता है। तो जो इसके एग्जाम्पल होते हैं माइकोप्लाज्मा के अंदर, जिसे उसके बाद पीपीएलओ के अंदर जिसका पूरा नाम आपका प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उसके अंदर भी प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। उसी तरह से पूरा जो बैक्टीरिया का ग्रुप आ जाता है आपका, उसमें पूरे में प्रोकैरियोटिक सेल आपका पाया जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो भैया इसमें जो होता है, ये जो होता है यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में जो होता है छोटा होता है। एनसीईआरटी लिखती है जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोट्स। एंड ये जो होता है मल्टीप्लाई मतलब ये डिवीजन करता है, ग्रोथ जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन में तेजी से होता है, बहुत तेजी से ये डिवाइड करते हैं कंपैरिजन टू यूकैरियोट, मतलब मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टी इसकी हो जाती है। अब इसके बारे में हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब उसके अंदर जब हम चलेंगे तो उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो ये जो होता है भैया, ये जो होते हैं अपने फंक्शन के बेसिस पर जो है ये वेरी करते रहते हैं। तो इनका बहुत सारा शेप वगैरह भी पाया जाता है। और इसके बाद थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। सीधे स्ट्रक्चर हेडिंग लगा के हम इसके अंदर चलेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर की बातें करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर में कल हमने आपको एक सेल बना के दिखाया था और उस सेल के अंदर हमने बहुत सारी चीजें आपको मेंशन करके दिखाई थी। ठीक, तो
ये आपका एक सेल का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये आउटर लेयर जो होता है आपका वो क्या हो जाता है, सेल वॉल हो जाता है, और ये इनर लेयर जो आपका हो जाता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है। ठीक है, अब इसी के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है भैया, जब ये प्रिमिटिव टाइप होता है तो इसमें जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है ये ऐसे नंगा पुंगा पड़ा होता है, ये किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा नहीं होता है। इसी के अंदर इनके पास एक स्पेशल फीचर पाया जाता है जो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है। इसी के अंदर जो होता है राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ राइबोसोम्स मैं बना दे रहा हूँ, छोटे छोटे जो होते हैं पार्टिकल, ये राइबोसोम। और ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसके बीच में, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल जिसे मेन जीनोमिक डीएनए कहा जाता है, और ये राइबोसोम हो गया। अब इनके मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा भैया बैक्टीरिया में मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ये एक खासियत पाई जाती है कि एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड डीएनए भी कहते हैं, जिसका काम जो होता है भैया डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे होता है कि आपको जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है कि प्लाज्मिड का यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट के लिए, और इसमें क्या होता है कि इसको काट कर इसमें बाहरी किसी डीएनए को ऐड कर दिया जाता है और उसका ग्रोथ बैक्टीरिया के अंदर कराया जाता है, और फिर उसी ग्रोथ के माध्यम से ढेर सारे उस डीएनए का निर्माण किया जाता है, फिर उसका यूज किया जाता है इंसुलिन वगैरह हार्मोन वगैरह बनाने में। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसका मैं लेवलिंग कर देता हूं, तो ये जो हो जाता है ये आपका क्या हो जाता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, ये आउटर लेयर को हमने आपको बताया था कि ये आपका हो जाता है सेल वॉल। सेल वॉल, ये आपका छोटा छोटा इनके अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। कल हमने राइबोसोम की लोकेशन भी आपको बताई थी कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो राइबोसोम जो होता है आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया था। और ये इसका जो हो जाता है भैया क्या होता है, ये इसका जो होता है ये इसका हो जाता है डीएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये इसका डीएनए जिसे आप जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, यही इसका मेन जीनोमिक डीएनए होता है। मेन जीनोमिक डीएनए होता है। तो क्या ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? राइबोसोम को भी हमने कल बताया था कि ये आपका प्रोटीन फैक्ट्री होता है, और ये जहां पे मतलब पाया जाता है इसके सेंटर पे, ये सेंटर पे जहां पे पाया जा रहा है ये इसका जीनोमिक डीएनए मैंने बड़ा सा दिखाया है। तो ये सेंटर वाला पोर्शन जो होता है भैया न्यूक्लियस का जो होता है, ये इसका न्यूक्लियाइड होता है। मतलब जहां पे ये जीनोमिक डीएनए पाया जाता है इसी को हम न्यूक्लियाइड भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाइड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता नहीं है, इसीलिए जब न्यूक्लियस के बाहर मतलब न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दिया जाता है तो उसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, अगर न्यूक्लियस में से हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दें, मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, उसमें से माइनस कर दें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि न्यूक्लियोइड कहते किसे हैं। मतलब जब न्यूक्लियस के बाहर जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी को जब हटा दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये देखिए, इसको हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इनके हटा दिया है और यही जो है ये न्यूक्लियोइड बन चुका है। ठीक है, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दिया। तो क्या इतनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं? ये नीचे मैंने लिख दिया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या आपको दिख रहा है। तो हाँ, इतना दिख रहा है।
तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ये चीजें हो गई। अब वहीं हम बात कर लेते हैं, तो जो प्लाज्मिड होता है ये भैया जो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, इसके बारे में अभी हम आगे आपको बता देंगे। और एक स्ट्रक्चर यहाँ आपको और मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं मीजोसोम। ये जो होता है ये इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल की। ये कैसे बनता है भैया? इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से क्या बनता है आपका? ये बनता है आपका मीजोसोम बनता है। और प्लाज्मिड जो होता है ये इसका जो यूज किया जाता है डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन में भी किया जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे, यहाँ लिख लीजिए, यूज्ड इन डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्लाज्मिड का यूज कहाँ किया जाता है? डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन में किया जाता है। तो क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? और ये इसका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडी। तो सारे स्ट्रक्चर को लगभग मैंने नेमिंग कर दी है। ये आपका हो गया, मान के चलिए ये सेल वॉल हो गया। ये इनर वाला जो हो जाता है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है। उसके बाद अंदर जो है ये आपका मेन डीएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है जिसे मेन जीनोमिक डीएनए कहते हैं। ये जहाँ जिस एरिया में पाया जाता है वहाँ पे उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है। और यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म इनका हो जाता है, ये एक तरह से साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने बताया था कल कि साइटोप्लाज्म जो होता है मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, मतलब एक्टिविटीज का वो मेन एरिया होता है। और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ये राइबोसोम हो गया, ये मीजोसोम हो गया जो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बना हुआ है। और ये मीजोसोम, प्लाज्मिड का यूज डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन में किया जाता है। और न्यूक्लियस में से जब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा देते हैं तो हमारा न्यूक्लियाइड बन जाता है, उसी को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो इतनी चीजें आप अब नोट करिएगा। थोड़ा सा एक दो पॉइंट और हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। तो ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या क्या है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो इसी के आगे अगर हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में, तो जैसे आपने इसका डायग्राम बना लिया और इसके बारे में एक पॉइंट और आप मेंशन कीजिएगा कि इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम इसके अंदर जो होता है भैया वो 70S टाइप का होता है। ठीक, राइबोसोम किस टाइप का पाया जाता है? तो वो 70S टाइप का पाया जाता है। और इसके अंदर जो होता है ये सारी प्रॉपर्टीज को हमने देख लिया है। और इसके बाद एक एनसीईआरटी की लाइन क्या लिखती है कि मैनी बैक्टीरिया के पास, बहुत सारी बैक्टीरिया के पास बहुत सारे बैक्टीरिया के पास जो होता है मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा जो होता है स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है भैया प्लाज्मिड। अभी हमने आपको बताया भी था कि वो मेन डीएनए के अलावा जो पाया जा रहा था उसी को हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। तो ये एक एक्स्ट्रा पाया जाता है जो मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा भी होता है और इसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये क्या होता है भैया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस
होता है, मतलब इस पे एंटीबायोटिक का कोई मतलब, वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में जब आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे बताया जाता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने की वजह से जिसमें इसे यूज किया जाता है और सारी चीज़ों में, तो टेट आ रहा है जिसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे डिटेल आपको पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ बस एक पॉइंट याद रखिए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक, ये चीजें आप ये एक पॉइंट याद रखिएगा, बाकी इसके बारे में डिटेल आपको आगे देखने को मिलेगा। अब वहीं भैया हम बात कर लेते हैं कि इसके आगे, तो मीजोसोम के बारे में हमने बता ही दिया कि वो एक स्पेशल जो होता है इनफोल्डिंग होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है, और ये जो होते हैं ये ग्रेटली वेरी करते हैं शेप एंड साइज की बेसिस पर। तो शेप एंड साइज में वेरी greatly in shape and size, इसी के बेसिस पर इनका जो होता है 4 बेसिक शेप पाया जाता है। 4 बेसिक टाइप के होते हैं ये, 4 बेसिक टाइप्स। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसी बेसिस पर, मतलब मेनली 4 बेसिक टाइप के पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है अपने शेप एंड साइज में वेरी करते रहते हैं फंक्शन के आधार पे, अभी मैंने कल भी बताया था। तो एक बात कर लेते हैं एक एक। तो जैसे एक हो जाता है आपका, मेनली 4 आपको पढ़ना है, जिसमें से एक हो जाता है बैसिलस, एक हो जाता है आपका बिब्रियो, एक हो जाता है आपका, क्या हो जाता है भैया, एक हो जाता है आपका स्फेरिकल, और एक आपका स्पाइरला, ठीक। तो ये 4 बैसिलस जो होता है आपका कैसा होता है, और रॉड शेप होता है, ठीक, कैसा होता है, रॉड शेप होता है। विब्रियो जो होता है आपका कैसा होता है भैया, ये कॉमा शेप होता है, कॉमा शेप होता है। स्फेरिकल जिसे कोकस, ये उल्टा लिख गया है, कोकस उधर लिखना था, कोकस को स्फेरिकल इधर लिखना था, ठीक। तो कोकस या कोकाई, मतलब एक को कोकाई बाय ढेर सारे कोकस, ठीक। तो और स्पाइरला जो होता है ये स्पाइरल शेप होता है, ठीक। तो ये 4 बेसिक टाइप इनके पाए जाते हैं। बैसिलस जिसे रॉड शेप, विब्रियो कॉमा शेप, स्फेरिकल कोकस, स्पाइरला जो होता है वो स्पाइरल शेप होता है। तो रॉड शेप कैसा होता है इसका भी डायग्राम बना के मैं एक एक आपको दिखा देता हूं, कि जैसे ये मान लीजिए कोई डंडाकार, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, डंडाकार, मतलब कुछ इस तरह का हो गया। कॉमा शेप मतलब ये मान लीजिए ये जैसे आप कॉमा लगाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कॉमा शेप हो गया। स्फेरिकल वाला जो कोकस वाला है ये मान लीजिए ऐसे गोल गोल हो गया, गोल 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 गोल, मतलब ये स्फेरिकल जो हो गया। और स्पाइरल शेप जो हो गया, जो आपके कॉपी में स्पाइरल वगैरह लगी होती है कुछ स्प्रिंग जैसा, ऐसा कुछ पाया जाता है, तो ये स्पाइरल शेप आपका हो गया। तो 4 इनका बेसिक टाइप पाया जाता है, ये बेसिक इनका शेप हो जाता है। तो अब चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें मेनली प्रोकैरियोटिक सेल भैया यहाँ पे आपका होता है समाप्त। अब थोड़ा सा मैं कैमरे के सामने आ जाता हूँ, नहीं तो कहेंगे आप लोग कि सर तो एकदम छिपे छिपे रहते हैं। तो भाई बात क्या है कि मैं साइड हो जाता हूँ जिससे आपको नोट करने का भी मौका मिल जाता है। एकदम मैं सामने हमेशा लिखते समय भी सामने रहता हूँ, तो साइड होता हूँ इसलिए कि थोड़ा आप लिखते रहा करिए, नहीं तो फिर यही होगा कि आप लिखने का टाइम भी नहीं दे रहे हैं। तो साथ साथ में आप क्लास में नोट्स बना भी सकते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड। भाई गर्मी बहुत है।
इतनी गर्मी में पंखा बंद करके, दरवाज़ा बंद करके, खिड़की बंद करके क्लास लेना बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी आप लोगों के लिए सब करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से थोड़ा मैनेज कर लीजिए। माइक भी नहीं है ना, अगर मैं पंखा चला लूँगा तो क्या होता है, बाहर की नॉइज़ वगैरह जो है ये फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाती हैं। अभी भी मतलब मैं पंखा नहीं चला रहा हूँ, फिर भी बहुत सारी नॉइज़ वगैरह ऊपर हॉस्टल के ऊपर जो भी लोग रहते हैं, खटपट कुछ ना कुछ होता रहता है, तो कुछ आवाज़ें इसमें आती होंगी, तो थोड़ा आप कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा। तो थोड़ा सा होता रहता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, पढ़ने से मतलब है, कंटेंट से मतलब है। बाकी क्या चीज़ क्वालिटी डिजिटल बोर्ड वगैरह हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है हमारे कंटेंट में कोई कमी है। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इसमें आपको मिलेगा। जब इसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, उसको क्लासिफाइड कर दिया है। और आपको इसके बाद एनसीईआरटी ना भी पढ़ेंगे, एक बार ऐसे देख लेंगे। एनसीईआरटी किस लिए होती है कि मतलब एक लैंग्वेज पकड़ने के लिए होती है, ठीक। एनसीईआरटी पढ़ने से जब बुक की लैंग्वेज आपको पता होता है, तो जब एनसीईआरटी से जब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो वो लैंग्वेज आपके दिमाग में सेट रहता है, एनसीईआरटी की लाइन वो सेट रहती है, और उसी लाइनों को तोड़ तोड़ के हमने आपको नोट्स के फॉर्म में दे रहा हूं। और इसका कोशिश करूंगा मैं हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो ये बेसिक शेप आप लिख लीजिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो उसका रिवीजन अब क्या ही करूँ, लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा होगा, तो रिवाइज करा सकता था, पर इतना कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो ये बेसिक शेप आपके कौन कौन से हो गए, बैसिलस रॉड शेप, विब्रियो कॉमा शेप, ये सब याद रखेंगे, स्फेरिकल कोकस, स्पाइरल शेप। इसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सेल एनवेलप क्या होता है भैया? सेल एनवेलप जो होता है ये एक तरह से मतलब लेयर, एनवेलप मतलब लेयर, बाउंड्री मतलब स्ट्रक्चर समझिएगा, लेयर, ठीक है। तो इसी के अंदर अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अगली हेडिंग एनसीईआरटी की जो हमारी होती है, सेम हम एनसीईआरटी की सीक्वेंस में चलते रहेंगे। मैं इसीलिए एनसीईआरटी की बुक भी देखा करता हूँ बीच बीच में, कि मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि मिस हो जाए, एनसीईआरटी का सीक्वेंस नहीं गड़बड़ होगा आपका। तो इसमें हम बात करते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अगली हेडिंग हमारी क्या है भैया? सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक। तो अब इसमें हम देखेंगे कि सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन में मतलब सेल एनवेलप एनवेलप क्या होता है, एनवेलप क्या होता है, इसका मॉडिफिकेशन से क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है। जैसे अभी हमने आपको एक बताया था म्यूजियोसोम के बारे में, जो उसी का मतलब है, जो इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से ही आपका जो है वो आपका म्यूजियोसोम बनता है। ये एक स्पेशल फीचर होता है प्रोकैरियोट्स का। तो इसी के बारे में हम पूरा ये सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन में बात करेंगे। तो जैसे ये मेनली मोस्टली अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाए, तो सेल एनवेलप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल अगर देखा जाए तो मोस्टली प्रोकैरियोट्स में, मोस्टली प्रोकैरियोट्स, ज्यादातर मतलब प्रोकैरियोट्स के बारे में, एक आध एक्सेप्शन वगैरह हो सकता है, इसीलिए मोस्टली प्रोकैरियोट्स बोल रहा है। तो मोस्टली प्रोकैरियोट्स में जो सेल एनवेलप होता है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगा तो आप सही कर लेना, उसके लिए कमेंट ना करना। तो सेल एनवेलप जो होता है ये भैया, ये एक तरह की बाउंड्री होती है, और ये प्रोकैरियोटिक के अंदर जो होता है ये 3 लेयर्ड होता है। 3 लेयर्ड जो होता है मतलब केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है। और सेल एनवेलप के बारे में यहाँ लिख लीजिएगा कि जो होता है मोस्टली प्रोकैरियोट में ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ नहीं लिखते हैं इसको, इसको यहाँ लिख देंगे कि सेल एनवेलप जो होता है ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में एक केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि 3 लेयर्ड होता है। 3 लेयर्ड होता है। थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ा जा रहा है बीच बीच में, तो उसे कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये आप याद रखेंगे। तो एक आपका हो जाता है आउटर मोस्ट जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स हो जाता है, फिर आपका सेलवाल आ जाता है, और फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है। 3 आपका होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेलवाल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब ये 3 आपका पाया जाता है। ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में जो सेल एनवेलप होता है भैया वो 3 लेयर्ड होता है। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और ये जो होता है लूज सीथ स्लाइम लेयर मतलब होता है, और या तो थिक टफ होता है तो कैप्सूल कहते हैं। तो ये तीनों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये आपका क्या होता है, आउटर हो जाता है, और सेलवाल हमारा जो हो जाता है वो मिडिल में पाया जाता है, और उसी तरह से हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये आपका इनर लेयर हो जाता है। ठीक, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और मिडिल लेयर को सेलवाल, और जो आपका ये बाहरी मेम्ब्रेन एकदम उसके जस्ट नीचे एकदम अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है 2 टाइप से हो जाता है। एंड इसके बारे में अगर बात करें तो जैसे लूज सीथ है, लूज सीथ के फॉर्म में, लूज सीथ एंड टफ कैप्सूल, टफ थिक एंड टफ है, मतलब यहां लिख लीजिएगा थिक एंड टफ, मतलब मोटा और एकदम कठोर टाइप का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, कैप्सूल कहते हैं। मतलब अगर ये मोटा होगा लेयर या टफ होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कैप्सूल कहते हैं। और जो लूज सीथ जो होती है इसी को हम स्लाइम लेयर भी कहते हैं, स्लाइम लेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर। तो ये पाया जाता है ग्लाइकोकैलिक्स का फीचर जो होता है आउटर होता है, ये लूज सीथ फॉर्म में होता है जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं। थिक और टफ होता है जो कि कैप्सूल कहा जाता है। और अगर बात करते हैं सेलवाल की, तो सेलवाल आपका मिड में पाया जाता है जो कि शेप डिटर्मिनेशन में काम करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट में हेल्प करता है, और प्रिवेंट बैक्टीरिया टू बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। तो डिटरमाइन क्या करता है भैया, डिटरमाइन शेप, मतलब ये शेप बनाने में भी हेल्प करता है। सलवाल जो होता है ये आउटर कवरिंग होती है, तो जैसे जैसे सलवाल जो होता है जिस टाइप का होगा उस वही सलवाल ही इनका शेप डिसाइड करता है कि ये किस शेप के होंगे। और क्या करता है भैया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। 2 पॉइंट ये हो गए इसके बारे में। तीसरा एक लिखेंगे कि ये क्या करता है, बैक्टीरिया को बचाता है। किससे बचाता है, बस्टिंग या कोलैप्सिंग होने से, मतलब कोलैप्स होने से बचाता है। तो ये प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, मतलब ये बैक्टीरिया को बस्टिंग या कोलैप्सिंग से बचाता है, मतलब जैसे ब्लास्ट होने से या कोलैप्स होने से, चिपकने से बचाता है। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करते हैं भाई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये जो होता है कि सेलेक्टिवली परमिएबल आपका हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है भाई कि यह लिमिटेड मतलब सेलेक्टेड लोगों को ही अंदर जाने देती है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल का गेट हो गया, तो स्कूल के गेट के अंदर कोई दूसरे स्कूल का बच्चा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके पास जो है वो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह होता है, तो वो वही उसकी पहचान होती है। और वहाँ पे सेलेक्टेड लोग जाते हैं, मतलब जो वहाँ का यूनिफॉर्म पहने होगा, जो वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड लिया होगा, जिसका एडमिशन होगा वही अंदर जाता है पढ़ने, कोई और नहीं जाता है, दूसरे स्कूल का बच्चा नहीं आता है। तो वैसे इसके अंदर भी जो होता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, केवल सेलेक्टेड लोग ही अंदर जाते हैं और बाकी सबकी एंट्री मतलब नहीं होती है, कुछ सेलेक्टेड लोग ही अंदर जा पाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये इंटरेक्ट करता है आउट ऑफ द सेल, मतलब बाहर के इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है। तो इंटरेक्ट आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब ये बाहर के इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करता है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दोनों तरफ से मतलब इंटरेक्ट करता रहता है। ये हमारे अंदर के फ्लूइड से भी इंटरेक्ट होता है, बाहर के इन्वायरमेंट से, क्योंकि ये परमेबल होता है, आने जाने वाली चीजें आती जाती रहती हैं, तो दोनों तरफ से इंटरेक्ट करता है। और यह जो होता है सिमिलर टू यूकैरियोट, मतलब जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल होते हैं, दोनों में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो दोनों में सेम टाइप का पाया जाता है। ठीक है, लगभग एक ही जैसा पाया जाता है। तो ये क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं सेल एनवेलप के बारे में? तो क्या ये चीजें समझ में आ रही? तो सेल एनवेलप के बारे में हो गया। थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके मॉडिफिकेशन में, वही मेसोसोम आपका आ जाता है, और थोड़ा वो जो इसके बारे में इंक्लूजन बॉडी के बारे में भी देख लेंगे, जो कि एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो सेल एनवेलप के बारे में देखा आपने कि यह केमिकली कॉम्प्लेक्स लेयर होता है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। एक का जो आउटर मोस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। मिडिल में आपका जो आ जाता है उसे कहते हैं क्या? सेल वॉल। और आपका जो इनर लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का जो लूज शीथ होता है जिसे आप क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर कहते हैं। जो थिक एंड टफ होता है उसे कैप्सूल कहते हैं। उसी में अगर हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल का काम जो होता है भैया वो शेप डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, मतलब शेप बनाता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब बॉडी के स्ट्रक्चरल सपोर्ट में हेल्प करता है। और क्या करता है भैया? तो ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से। वहीं बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये इंटरेक्ट करता है आउटसाइड द वर्ल्ड और सिमिलर होता है यूकैरियोटिक सेल से, मतलब प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका होता है वो लगभग वो सिमिलर पाया जाता है, एक ही जैसा पाया जाता है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं इसके मॉडिफिकेशन में। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों मतलब एक ही यूनिट में वर्क करते हैं, क्योंकि तीनों का काम एक तरह से क्या है? दोनों का काम, तीनों का काम जो है प्रोटेक्शन देना है। तो ये कैसे काम करते हैं? ये प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों जब एक साथ मतलब मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं, मतलब तीनों को काम एक तरह से प्रोटेक्शन देना होता है, मतलब तीनों एक्ट करते हैं किसकी तरह से? ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह से एक्ट करते हैं। अब आगे चलते हैं इसके मॉडिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम मेसोसोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो मेसोसोम क्या होता है इसी को हम चलिए आगे देख लेते हैं।
तो क्या अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको मिटाता हूं। भाई बहुत गर्मी हो रही है। आप लोग तो बढ़िया मजे में पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठ के क्लास कर रहे होंगे। मेरे लिए देखो कितना मुश्किल होता है क्लास करना। बस थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे। लगभग हम लोग का लेक्चर भी 1 घंटे के आसपास होने वाला होगा। तो मेरा भाई फ़ोन बहुत ही कबाड़ा टाइप का फ़ोन है, और उसमें क्या होता है कि स्टोरेज लगभग लगभग जल्दी जल्दी फुल हो जाता है, और 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर जब रिकॉर्ड करो तो जो वीडियो है वो लैग करने लगता है, तो सिंक नहीं होता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। लगभग 50 मिनट का लेक्चर हो गया है, और इसके बाद हम लगभग लगभग 10 मिनट और देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसी के बाद हम मीजोसोम के बारे में पढ़ लेंगे, और थोड़ा सा इंक्लूजन बॉडी के बारे में भी पढ़ लेंगे। बस ये टॉपिक हमको पढ़ना है। इसके बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे किस पे, यूकैरियोटिक सेल पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम मीजोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मीजोसोम हेडिंग हमारा आ जाएगा मॉडिफिकेशन के अंदर, मीजोसोम। मीजोसोम, ठीक। तो मीजोसोम के बारे में इसमें हम टोटल पढ़ने वाले हैं। तो मीजोसोम जो होता है, क्या होता है, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं मीजोसोम के बारे में, तो ये ज्यादातर मतलब मीजोसोम जो होता है, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर किसका होता है भैया, ये प्रोकैरियोट का होता है। और ये किसके एक्सटेंशन से बनता है, अभी हमने बताया था इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये होता है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है भैया, वो 3 प्रकार से हो जाता है। इसका एक्सटेंशन जो होता है, ये 3 फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है वेसाइकल फॉर्म में, वेसाइकल फॉर्म में। एक होता है ट्यूब्यूल के फॉर्म में, ट्यूब्यूल। और एक होता है लैमिला, ठीक। मतलब 3 फॉर्म में जो होता है, ये इसका जो होता है एक्सटेंशन होता है, 3 फॉर्म में होता है। तो बेसाइकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला। लैमिला जो होता है, ये लैमिला और बेसाइकल, ये तीनों का अगर हम थोड़ा सा आपको हिंट करें, तो वेसाइकल जो होता है कुछ इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना लेता है, ठीक, ऐसे ऐसे बना लेता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बैग की तरह ऐसे घूम जाती है। ये कौन सी लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, ऐसे मुड़ गई है। मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ। ट्यूब्यूल मतलब ऐसे ट्यूब लाइक, मान लीजिए ये ट्यूब लाइक बना लिया, ठीक। वहीं अगर लैमिला अगर बनाता है, तो मान लीजिए कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक। तो कुछ ऐसे शेप में बना लिया अगर इसने, तो ये वेसाइकल, ट्यूब्यूल लाइक, लैमिला, ये 3 प्रकार का हो जाता है। अब ये भैया किसमें किसमें हेल्प करता है, मीजोसोम हेल्प किसमें करता है, तो जैसे मीजोसोम जो है हमारा हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन, सेक्रीशन, और ये सारी चीजें हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये किसमें किसमें हेल्प करता है, ठीक है। helps in cell wall formation, cell wall formation। और किसमें हेल्प करता है भैया, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन। एंड किसमें हेल्प करता है,
डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन और किस में हेल्प करता है? रेस्पायरेशन में और किस में हेल्प करता है भैया? तो एक्सक्रीशन में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो जाते हैं। मतलब ये किसमें हेल्प करता है? आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में, मतलब सेल वॉल को बनाने में भी मदद करता है। ये डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है और डीएनए को बांटने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करता है। रेस्पायरेशन मतलब इसको रेस्पायरेशन करने में हेल्प करता है। और ये जो होता है भैया, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। अब मान लीजिए जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले ऐसे गोल 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 अगर था, तो ये जो सरफेस एरिया इसका था ये कम था। लेकिन यही जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब ऐसे मुड़ गई, ऐसे 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 मुड़ गया, तो इसने क्या किया? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है और ये एंजाइमेटिक कंटेंट को भी इंक्रीज करने का काम करता है। ये क्या करता है? ये इसके एंजाइमेटिक कंटेंट को भी इंक्रीज करता है। तो ये भी एक पॉइंट लिख लीजिए, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंक्रीज एंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों में जो है मीजोसोम आपका हेल्प करता है। तो क्या क्या हेल्प करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पायरेशन, ये सारी चीजों में हेल्प करता है। अब ये जो मीजोसोम होता है भैया, इसके ऊपर जो होता है पाया जाता है मतलब जो होता है मीजोसोम बोल रहा हूं। मीजोसोम की तरह एक और एक्सटेंशन होता है जिसे कहा जाता है क्रोमेटोफोर। क्या कहते हैं भैया? क्रोमेटोफोर कहा जाता है। अब मान लीजिए ये मैं बना रहा हूं एक सेल का डायग्राम, ये मैं बना रहा हूं एक तरह से, मान के चलिए साइनोबैक्टीरिया का बना रहा हूं। तो ये बाहर हो गया इसका सेल वॉल, ये अंदर हो गया इसका सेल मेम्ब्रेन। और अब इसके सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से क्या क्या बनेगा? ये वेसाइकल लाइक हो गया आपका मीजोसोम। और कैसा बनेगा? ट्यूब लाइक बनेगा। और कैसा बनेगा? लैमिला। और इसके बाद इसके अलावा भी एक अदर जो होता है एक्सटेंशन पाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं। और क्रोमेटोफोर के अंदर ऊपर जो होता है वो पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, कुछ पिगमेंट पाया जाता है। ये मतलब इन सभी के अलावा एक अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाया जाता है। ये एनसीईआरटी हमारी लिखती है कि ये जैसे आपका आपका क्या हो गया? ये वेसाइकल हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया? ट्यूब्यूल हो गया, ये आपका क्या हो गया? लैमिला हो गया। और ये एक अदर हो गया। ठीक, मतलब कोई दूसरा अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमेटोफोर कहते हैं। और ये इसमें क्या पाया जाता है? कंटेन पिगमेंट है, कंटेन पिगमेंट। ये जो होता है, जो क्रोमेटोफोर होता है, इसके ऊपर जो होता है छोटे छोटे पिगमेंट पाए जाते हैं। तो ये अदर एक्सटेंशन जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं भैया? क्रोमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर पाया जाता है? तो ये एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। एग्जाम्पल इसका हो जाता है साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, तो क्या ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? ठीक, तो इतनी सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो रहा होगा।
और ये अगर आपको समझ में आ रहा है सेल एनवेलप और इसके मॉडिफिकेशन के बारे में, पहला मॉडिफिकेशन जो इसका एक हमने देख लिया, क्या इसका एक मॉडिफिकेशन हमने मीजोसोम के बारे में देख लिया। अभी इसमें हम लोग इंक्लूजन बॉडी को देखेंगे, इसके साथ साथ इसमें और क्या देखना है, उसी के मॉडिफिकेशन में जो क्या जाता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीलिया, फ्लैजेला, ये सारी चीज़ों के बारे में भी अभी देखना है। और बात करते हैं अभी और एक चीज़ इसके अंदर देखनी है हमें, इंक्लूजन बॉडी के बारे में भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में अब करेंगे, क्योंकि थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा है और लेक्चर का ड्यूरेशन 1 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज जो है वो फुल होने लगता है। तो अगर इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप ज़रूर अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसके बाद लगभग हमारा चैप्टर, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे किस पे, यूकैरियोटिक सेल पर आ जाएंगे। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर फिर उधर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद हम जो ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स के बारे में बात करके फिर हम थोड़ा सा जो सीलिया फ्लैजेला के बारे में वहाँ लास्ट में डायग्राम वगैरह दिया है उसको देख लेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो लगभग मैं 1-1 घंटे का 2 से 3 शॉट और लूँगा, मतलब 2-2 घंटे का लेना होता तो भाई दो लेक्चर में मैं 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म कर देता, लेकिन इसके बाद भी 2 से 3 स्लॉट और लेना पड़ेगा, ठीक। तो एक में आपका अभी यूकैरियोटिक सेल एंड प्लांट सेल एनिमल सेल को कंपेयर कर दूंगा, एक में ऑर्गेनल्स वगैरह थोड़ा सा पढ़ लेंगे, एक में सीलिया फ्लैजेला, और लास्ट में जो दिए गए हैं वो क्रोमोसोम के शेप वगैरह उसको भी देख लेंगे। तो ये ग्राम बैक्टीरिया का यहाँ भी इसमें बचा हुआ है हमारा, जैसे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ग्राम भी साइंटिस्ट ने किया था, तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटेन करेंगे इसके आगे। और तो अगर कोई चीज़ अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो क्या इतनी चीज़ें अगर क्लियर है तो आपका एक कमेंट हमारी मोटिवेशन का काम करता है, ये मैंने पहले भी बताया है। तो इसलिए अपना रिस्पांस ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेक्चर कैसा लग रहा है भाई, अगर कोई कमी लग रही है तो वो भी आप बताइएगा, मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। देखिए मेरे पास ना मेरा कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ना कोई कुछ है भाई, ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, ना मेरे पास पंखा एसी है, कुछ नहीं। किसी तरह एक माइक तो है नहीं, किसी तरह बस फ़ोन से लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, टूटा हुआ फ़ोन है, आधी डिस्प्ले नहीं है। तो सपोर्ट थोड़ा करते रहिएगा, आपका इतना तो हक बनता है कि अगर मैं इतनी हेल्प आपका कर सकता हूँ तो आप मेरे लिए भी थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। तो जैसा भी अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो वो भी मैं इसका ग्रुप का लिंक वगैरह दे दिया हूँ, आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। उसका मैसेज करने का, डाउट पूछने का, आप क्वेश्चन डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी ग्रुप वगैरह ना ही बनाए तो ज़्यादा ठीक है। बाकी ग्रुप वगैरह व्हाट्सएप चैनल वगैरह ज्वाइन किए रहिएगा, उसमें कोई भी अपडेट वगैरह होती है, कोई भी चीज़ें होती हैं उसमें भी प्रैक्टिस के लिए हम करते रहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहिए, टॉपिक वाइज कहीं का भी मॉड्यूल वगैरह हो आपका, और इसी में बस एनसीईआरटी को थोड़ा रिवाइज करते रहिए। तो इस तरह से हमारा लेक्चर होता है। अब यहाँ आज का ख़त्म, लगभग 1 घंटा तो हो ही गया होगा, तो ये हमारा पूरा हो जाता है। तो ये सेल एनवेलप के अंदर मीजोसोम हमने देख लिया, बाकी जो बचा हुआ कंटेंट है प्रोकैरियोटिक के अंदर उसको कल हम ख़त्म करके सीधे यूकैरियोटिक पे ख़त्म कर देंगे। टारगेट थोड़ा मैं लंबा लिया था पर आज थोड़ी सी स्पीड नहीं बन पाई, मैं लिखने में थोड़ा स्पीड स्लो कर दिया, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि साथ साथ आपका नोट्स वगैरह भी बनता जाए। ये नहीं कि एक बार आप लेक्चर लो और इसके बाद फिर दोबारा पढ़ना हो तो फिर दोबारा वो लेक्चर देखो। एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद नोट्स लिख लीजिए, उसी नोट्स को बार बार पलट के देखते रहिए। बार बार लेक्चर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेक्चर से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, उतने जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सेल्फ स्टडी की आदत डालिए, लेक्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहिए। तो थैंक यू भाई लोग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।